अब देखिए, सबसे पहली आती है प्रजनन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप एक टर्म्स को समझ लीजिए, कोकून क्या होता है। देखिए, रेशम कीट का जो लार्वा होता है वो क्या करता है, जब धागा बनाने की प्रक्रिया में आता है तो वो क्या करता है, अपने जो मुख में अपनी जैसे इंसानों के शरीर में लार ग्रंथियां होती है जो एक लार का स्रावन करती है, वैसे ही रेशम कीट के अंदर क्या होती है, रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, हमारा क्या होता है, लार क्या करती है, भोजन को चिपचिप बनाती है ताकि उसके पाचन में सहायता मिले। वैसे ही क्या होता है, रेशम ग्रंथियों में तो रेशम निर्माण के लिए रेशम कीट होता है, उसमें रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। ये क्या करती है, रेशम ग्रंथियां एक पतले से स्राव का, अर्थात जो लारनुमा स्राव का क्या करती है, श्रावन करती है। अब ये जो पतला स्राव होता है ये क्या करता है, स्पर्म नेट से गुजरता है। और स्पर्म नेट से गुजरने का मतलब क्या है, धीरे 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 क्या होता है, एक साव साव निकल रहा है, अर्थात जैसे ही स्पर्म नेट से गुजरेगा और हवा के संपर्क में आएगा, ये जो रेशम का स्राव होता है ये क्या हो जाएगा, ये कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा। अब जैसे ये कड़क होगा, इसका मतलब ये हल्के धागे में परिवर्तित होने लग जाता है। अब वो जो लार्वा है वो क्या करेगा, अब बार बार गोल गोल घूमेगा, अर्थात ये गोल गोल घूम रहा है, बार बार गोल गोल घूम रहा है। अब घूमने का मतलब क्या है, जो रेशम ग्रंथियों से रेशम निकल रहा है वो जैसे हवा में संपर्क में आ रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, वो कठोर होता जाता है। तो लार्वा क्या करेगा, बार बार गोल घूमता रहेगा, अर्थात जितना भी धागा निर्मित हो रहा है वो सभी इसी कोकून के चारों ओर लिपट जाएगा। अब जब ये आकार एक कोकून के आकार का, अर्थात कैप्सूल के आकार का ये जो दिखाई देता है धागे से लिपटा आवरण, इसी को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। अब इस कोकून के अंदर क्या होता है, एक कीट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, लार्वा। अब ये लार्वा क्या करता है, जब ये लार्वा थोड़ी अवस्था पश्चात किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्यूपा में। और ये प्यूपा अब इस आवरण से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने का मतलब क्या है कि जैसे ही इससे बाहर निकलेगा, अब ये क्या करेगा, प्रजनन क्रिया के अंदर आ जाएगा। अब इसमें नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है, कोई भी होगी, अर्थात जैसे ही कोकून से बाहर निकलेंगे ये तुरंत प्रजनन करना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर कोई प्यूपा, जो लार्वा के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा, अब आता है लार्वा और प्यूपा में अंतर क्या होता है, ये समझ लीजिए कि जैसे ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं उनको हम डिंबक कहते हैं। मैं बेसिक आपको प्रश्न करवा रहा हूं, जैसे ही अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं उनको हम डिंबक कहते हैं। डिंबक का अगर दूसरा नाम इंग्लिश में कहें तो अपन उनको कहते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर। अब हम जानते हैं कि कैटरपिलर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये अगर पत्तियों को नहीं खाएंगे तो रेशम ग्रंथियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर इन कैटरपिलर को, जिनको हम लार्वा या डिंबक कह रहे हैं, अगर इनको समय पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर शहतूत की, अगर मैं बॉम्बिस मोरई की बात करूं तो इनको शहतूत की पत्तियां बहुत ज्यादा खाने के लिए चाहिए। और ये ध्यान रखा जाता है कि जब इन लार्वाओं का अंडे से बाहर निकलने का समय आता है तो ये उस समय ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शहतूत की फसल तैयार होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर अंडे से लार्वा बाहर निकल गए और उस टाइम शहतूत की फसल है ही नहीं, अर्थात शहतूत की ताजी पत्तियां नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में इन लार्वाओं की मौत हो जाएगी। तो वैज्ञानिक जो है, जो पालन करते हैं, वो इस प्रकार से कृत्रिम तरीके का पालन करते हैं कि जैसे ही लार्वा बाहर निकले उनको शहतूत की पत्तियां खाने के लिए मिलनी चाहिए। और लार्वा पूरे दिन खाते ही रहते हैं, अर्थात कैटरपिलर जो है ये पूरे दिन खाते ही रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि इनको प्रतिदिन ताजा पत्तियां मिलनी चाहिए। अर्थात जैसे उन्होंने एक दिन पत्तियां खाई, अब कुछ पत्तियां हो सकती है उसमें से कटी फटी हो, कुछ खराब हो सकती है, तो उन पत्तियों को हटा दिया जाता है पौधे की। दूसरे दिन फिर नई पत्तियां आते हैं, फिर उनको लार्वा छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये कैटरपिलर क्या करता है, ये जो लार्वा है ये पत्तियों को खाता है। अब यही लार्वा क्या करेगा, आगे कोकून का निर्माण प्रारंभ करता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस लार्वा को 9 से 10 दिन का समय लगता है। 9 से 10 दिन पश्चात यह लार्वा प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात लार्वा से, कैटरपिलर से होता हुआ ये प्यूपा। अब ये कैटरपिलर और लार्वा ध्यान एक ही है। फिर ये प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते ही सीधा कैसे बनेगा, वयस्क।
और जैसे ये कोकून से बाहर निकलेगा, ये तुरंत प्रजनन के लिए अर्थात मैथुन क्रिया के लिए तैयार होता है। और अगर इसे नर मादा का जोड़ा नहीं मिले, जैसे अगर ये नर है, इसे मादा नहीं मिले तो भी ये मर जाएगा। और अगर ये कोकून के अंदर ही फंस गया, अर्थात जहां से ये बाहर निकलने का रास्ता है किसी कारणवश वो बंद हो गया, तो भी उस प्यूपा की मौत हो जाती है। अब आती है सबसे पहली अवस्था, कौन सी होती है? मैथुन क्रिया। मैं बता देता हूँ। एक गजेंद्र का प्रश्न है कि डिंबक जो होता है इसका आकार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। प्रारंभ में जो इनका आकार होता है वो 0.4 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान रखना, ये 0.4 सेंटीमीटर इसका प्रारंभिक आकार होता है। अब शहतूत की पत्तियां खाएगा तो ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है ना वही बढ़ेगी, इसकी लंबाई ही बढ़ेगी। और इसकी लंबाई बढ़ने पर यह माना जाता है कि जब ये जो कैटरपिलर है ये कोकून का निर्माण करता है तो इसकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो 8.3 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये 0.4 तो जन्म के समय है और ये जो लंबाई हो रही है ये शहतूत की पत्तियों को खाने के बाद होती है। आप भी वो प्रश्न है तो आप चैट में लिख दीजिएगा। अब सबसे पहला आता है मैथुन क्रिया। अब जैसे कोकून से निकलने के पश्चात नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं। ये मैथुन क्रिया 2 से 3 घंटे तक चलती है। मैथुन क्रिया होती है, ये 2 से 3 घंटे तक चलती रहती है। 2 से 3 घंटे तक मैथुन क्रिया चलती है, अर्थात नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन क्रिया के साथ ही इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन कैसा होता है, ध्यान रखना, निषेचन इनमें आंतरिक प्रकार का होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि रेशम कीट में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। तो मैथुन क्रिया 2 से 3 घंटे तक चलती है, फिर उसके बचा निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। अब जैसे ही ये क्रिया पूर्ण होती है उसके पश्चात मादा अंडे देने प्रारंभ कर देती है। अब जानना, मैथुन क्रिया के 3 घंटे जैसे ही पूर्ण होते हैं उसके पश्चात 2 घंटे, अर्थात कहने का मतलब स्टार्टिंग स्टेज से 5 घंटे बाद, और अगर मैथुन क्रिया खत्म होने के 10 पश्चात जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है अंड निक्षेपण। अब अंड निक्षेपण का मतलब क्या है, अंडे देना। अब मैथुन क्रिया के तो 2 घंटे पश्चात, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से मानूं तो 5 घंटे पश्चात, तो मादा जो होती है वो 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, 24 घंटे अर्थात मैथुन क्रिया खत्म होने के पश्चात एक दिन के अंदर ही मादा 500 से 600 सफेद क्रीम रंग के, जबकि कुछ प्रजातियों में ध्यान रखिएगा भूरे रंग के भी अंडे होते हैं। मादा एक बार में लगभग 500 से 600 अंडे देती है, 500 से 600 अंडे देती है। अब देखिए ये अंडे बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं। और अगर इन अंडों का अगर मैं वजन की बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन अंडों का वजन किया था, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए एक मादा तो 500 से 600 अंडे दे रही है। उन्होंने ये कहा कि अगर टोटल 2000 अंडे वो इकट्ठे करते हैं तो 2000 अंडों का वजन 1 ग्राम होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, 2000 अंडों का वजन, 2000 अंडों का वजन लगभग 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। तो इसका मतलब इन अंडों का वजन कितना हल्का होगा वो आप मान सकते हो। इसका मतलब 4 मादाएं जो अंडे दे रही है लगभग 2000, उन अंडों का एक जो वजन कहते हैं वो लगभग 1 ग्राम होता है। अब ये जो अंडे हैं, अब इन अंडों से क्या होगा, लार्वा बाहर निकलेंगे। अब ये लार्वा बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे ही मादा ने अंडे दिए, अंडे के बाद क्या होगा, अब अंडे क्या होंगे, धीरे धीरे सहेंगे, सेवन कहते हैं उनको, हीटिंग मिलती है। क्योंकि आपको मैं मुर्गी पालन में बता चुका हूं कि अंडों का अगर हीटिंग नहीं मिले तो उनसे कभी भी बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अंडों का सेवन किया जाता है। अब कृत्रिम तरीके में तो क्या करते हैं, अंडों को शहतूत की पत्तियों के अंदर ढक देते हैं, तो शहतूत की पत्तियां क्या करती है, हीटिंग का काम करती है। कुछ जगह अलग अलग प्रकार के उपकरणों का यूज करते हैं। अब इन अंडों को देने के पश्चात 9 से 10 दिन पश्चात
9 से 10 दिन पश्चात इनसे डिंबक बाहर निकलते हैं। ये डिंबक 9 से 10 अंडे देने के पश्चात 9 से 10 दिन पश्चात डिंबक बाहर निकलते हैं। इन डिंबक को कैटरपिलर कहते हैं और हम कॉमन भाषा में कहते थे लार्वा। तो यहाँ कैटरपिलर से एक टर्म्स है जो इनके लिए यूज होती है। तो कैटरपिलर बाहर निकलते हैं। अब इन कैटरपिलर की विशेषता क्या होती है? इनकी दो विशेषताएं होती है कैटरपिलर की। मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं, मैथुन क्रिया आपको समझ आ गई। 2 से 3 घंटे तक चलती है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। अंड निक्षेपण की प्रक्रिया जो मैथुन क्रिया खत्म होने के 2 से 24 घंटे में पूर्ण होती है। मादा एक बार में 500-600। अब ध्यान रखना, कुछ प्रजातियों में कम भी होता है तो कुछ में ज्यादा भी हो सकता है, वो प्रजाति पर निर्भर करता है। अंडे 2000 अंडों का वजन लगभग कितना होता है? 1 ग्राम होता है। और लार्वा 9 से 10 दिन पश्चात उनसे डिंबक या कैटरपिलर बाहर निकलते हैं। अब आता है कैटरपिलर क्या होते हैं, क्योंकि लार्वा जो रेशम कीट पालन है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो कैटरपिलर ही है। देखिए कैटरपिलर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? एक तो क्या होते हैं कि इनकी जो शरीर होता है वो खंडीय होता है। शरीर खंडीय होता है, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो खंडों से मिलकर बना होता है, इस प्रकार का। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनके मुखांग, जो मुखांग होते हैं वो मैंडिबुलर प्रकार के होते हैं। मैंडिबुलर प्रकार के होते हैं। मैंडिबुलर प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब अंडे से कैटरपिलर बाहर निकलता है तो इसका जो नाम सामान्य आकार होता है 0.4 सेंटीमीटर माना जाता है। अब ये क्या करता है, ये कैटरपिलर जैसे ही अंडों से बाहर निकलते हैं कुछ ही मिनटों में, अर्थात कहूं तो 15 से 20 मिनट बाद इनको भूख लगना प्रारंभ हो जाती है और ये दिन के 24 घंटे खाते हैं। तो इसका मतलब इनको ताजी शहतूत की पत्तियां हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। ये कंटिन्यू भोजन करते ही रहते हैं और ये इस प्रक्रिया के दौरान 4 बार अपना निर्मोचन करते, अपने त्याग करते, अर्थात जो शरीर से अत्यधिक वृद्धि हो रही है, अर्थात जो अत्यधिक शरीर को हल्का रखने के लिए जो अवशेषित टाइप होती है, स्किन होती है, उनका क्या कर देते हैं, ये निर्मोचन कर देते हैं। और ये 4 बार निर्मोचन करने के पश्चात 10 से 12 दिन पश्चात, अर्थात 4 बार निर्मोचन, 4 बार निर्मोचन एवं 10 से 12 दिन पश्चात इनका जो कुल आकार होता है वो 8 से 9 सेंटीमीटर, हर प्रजाति का अलग होता है, किसी का 7.4 होता है, एटेकस रेसिनी का 8 से 9 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 4 बार निर्मोचन करने के पश्चात 10 से 12 दिन पश्चात ये 8 से 9 सेंटीमीटर हो जाते हैं। अब देखिए इनकी निर्मोचन प्रक्रिया भी बड़ी विचित्र होती है, मैं उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। अपना कहने का मतलब क्या रहा, अभी तक आप ही समझे कि निर्मोचन प्रक्रिया में वो कंटिन्यू भोजन कर रहा है, ये नहीं होता। जैसे ही कैटरपिलर 2 से 4 दिन का हो जाता है, भोजन करता है कंटिन्यू, उसके पश्चात उसकी फर्स्ट निर्मोचन प्रावस्था आती है। जैसे कैटरपिलर 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू भोजन करता है, उसकी फर्स्ट निर्मोचन अवस्था, प्रथम निर्मोचन अवस्था, प्रथम निर्मोचन अवस्था आती है। अब इस निर्मोचन अवस्था की क्या विशेषताएं होती है सुन लीजिए, कि जैसे ही कैटरपिलर 2-3 दिन कंटिन्यू भोजन कर रहा है, अब उसे त्याग करना है, उस कंडीशन में सबसे पहले ये भोजन करना बंद कर देता है, भोजन करना बंद कर देगा। और सेकंड, ये कुछ दिन अक्रिय रहता है, अर्थात 2 से 4 घंटे ये अक्रिय रहेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। अब जैसे अक्रिय रहेगा, खाना बंद कर दिया, अक्रिय रहेगा, उसी दौरान ये अपना निर्मोचन कर देगा। अब निर्मोचन करने के पश्चात वापस ये क्या करेगा, शरीर कम हो गया, वापस ये क्या करेगा, भोजन करना प्रारंभ कर देगा। और इसी प्रकार निरंतर अंतराल पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ निर्मोचन बार बार ये करता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बार बार अपना क्या करेगा, उसका त्वचा का निर्मोचन करता रहेगा। और लास्ट के अंदर इसका आकार 8 से 9 सेंटीमीटर तक हो जाता है। अब देखिए शहतूत के जो रेशम कीट होती है, इसकी 2 विशेषताएं बता देता हूँ। पहला तो इनका शरीर खंडीय है। अब ये बार बार भोजन करते हैं, तो अपन जानते हैं कि जब बार बार भोजन करते हैं तो शरीर क्या होता है, भारी हो जाता है। अब भारी होने के कारण अपन को पता है भारी व्यक्ति को चलना, चढ़ना, उड़ना कहें तो संभव नहीं होता।
उसी प्रकार क्या होता है, रेशम कीट का शरीर एक तो खंडीय है, बहुत लंबा है और भार ज्यादा है, इस कारण इनके जो पंख होते हैं वो विकसित तो है, अल्प विकसित है, लेकिन ये रेशम कीट है वो उड़ नहीं सकता है। ये ध्यान रखना इस रेशम कीट की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये उड़ क्यों नहीं सकता है, इसका दो रीजन है। एक तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है पहला, कि इसका एक तो शरीर भारी है। क्यों भारी है, क्योंकि ये भोजन बहुत ज्यादा कर रहा है। दूसरे इसके पंख होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, मतलब विकसित है लेकिन पूर्ण तरीके से विकसित नहीं, क्योंकि ये उसका यूज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उड़ नहीं सकते हैं। अब जो भी रेशम कीट का पालन करते हैं, जो इसकी प्रक्रियाओं पे ध्यान रखते हैं, वो इस प्रक्रियाओं में 5 चरणों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला आता है कि अंडों की फसल कैसी होती है, क्योंकि जो रेशम कीट पालन का व्यापार करते हैं वो 5 चरणों का क्या करते हैं, विशेष पालन करते हैं। अगर व्यापारिक उद्देश्य की बात करूं तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, जो रेशम कीट पालते हैं वो 5 चरणों का उपयोग करते हैं। पहला आता है रेशम कीट की फसल प्राप्त करना। अब देखिए, फसल का मतलब होता है, अपन फसल अगर एक खेती के बारे में तो करें तो अपन ये कहते हैं कि साल भर में हमें कितनी फसल मिली। अगर बाजरे की बात करूं तो साल भर में हमें कितना बाजरा मिला, तो अपन उतना कहते हैं 20 बोरी मिला, 25 बोरी मिला। वैसे ही क्या होता है, रेशम कीट की फसल के बारे में कहा जाता है। अब इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक किस्म प्रजाति, दूसरी होती है द्विकिस्म प्रजाति, और तीसरी होती है बहुकिस्म प्रजाति। अब देखिए, एक किस्म प्रजाति के बारे में क्या होता है कि इनसे साल में केवल एक ही फसल तैयार होती है, अर्थात ये एक बार ही साल में प्रजनन करते हैं, अर्थात पूरे साल भर में ये केवल एक बार ही प्रजनन करता है। जैसे ही उनसे लार्वा निकल रहे हैं वो एक बार ही प्रजनन करता है, अर्थात एक साल में एक बार ही उनसे रेशम के कोकून प्राप्त किए जा सकते हैं। द्विकिस्म मतलब 6-6 महीने, इनसे क्या होता है 6-6 महीने के अंतराल पे साल में 2 बार फसल अर्थात 2 बार कोकून प्राप्त किया जा सकता है। और बहुकिस्म प्रजाति कहते हैं कि इनसे साल में अनेक बार प्रजनन करा के समय समय पर बहुत प्रकार के कोकून प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तो कहती है साल में एक बार। अब ऐसी जो प्रजातियां होती है ना, वो होती है जंगली। अब जंगली का बेसिक मतलब क्या होता है, ऐसी प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहती है, वहीं प्रजनन करती है। अब जो ऐसी जो जंगली प्रजातियां होती है, वहां क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं या व्यापारी जो भी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और जैसी साल में पूरा होता है उनसे कोकून को प्राप्त कर देते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन द्वि और बहु को विशेष इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसी प्रजातियों को ज्यादातर व्यापारिक उद्देश्य के लिए पाला जाता है। तो उनके लिए सबसे पहले शहतूत के पेड़ पौधे लगाना, वहां व्यवस्था करना, दूसरा उनको उचित तापमान की व्यवस्था मिले, थर्ड इनको नमी मिलनी आवश्यक है, चौथा मृदा सही होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हैं। तो अब आगे की जो अपनी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।